फ्रेंड्स, हम आज के द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करना। आज हम 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूज़ आइटम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है डीम्ड फॉरेस्ट SC नॉट अवेटेड BSY गवर्नमेंट कंसिडर्स रिलीजिंग 67% ऑफ इट। तो ये कर्नाटक में क्या इशू चल रहा है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कर्नाटक गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर सकती है 6.64 लाख हेक्टेयर्स ऑफ 9.94 लाख हेक्टेयर्स ऑफ डीम फॉरेस्ट लैंड इन द स्टेट विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, जो कि मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसको कौन इन्फोर्स करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कर्नाटक गवर्नमेंट जो उनके डीम्ड फॉरेस्ट है 9.94 लाख हेक्टेयर्स, क्या उसका 6.64 लाख हेक्टेयर्स डी नोटिफाई कर सकती है बिना सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के? तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि मतलब इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो BS येडियुरप्पा गवर्नमेंट का ये इस पर लीगल ओपिनियन मांगा था उन्होंने अपने स्टेट के एडवोकेट जनरल से। तो जैसे सेंटर का अटॉर्नी जनरल होता है वैसे ही स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है। तो उन्होंने स्टेट के एडवोकेट जनरल से इस पर लीगल ओपिनियन मांगा था क्या उनका लेजिस्लेचर इतने सारे लैंड को डी नोटिफाई कर सकता है, क्योंकि इनका गवर्नमेंट का ये कहना है देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इज़ टू इशू अ गवर्नमेंट ऑर्डर टू डी नोटिफाई द 6.64 लाख हेक्टेयर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट्स वर मेड बाय मिनिस्टर्स। तो इनके मिनिस्टर्स ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम इतना लैंड डी नोटिफाई कर देंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको डी नोटिफाई करने के लिए। देयर इज़ अ व्यू दैट अ गवर्नमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड विदाउट इन्फॉर्मिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी व्यू माना जा रहा है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के भी हम ये गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। The Supreme Court has been monitoring enforcement of the Forest Act since its intervention in the landmark TN Godavarman Tirumulpad versus Union of India case of 1995। तो जब ये गोदावरम और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ही मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट है इस फॉरेस्ट एक्ट की। In the backdrop of the ruling, 9.94 lakh hectares had been deemed forest in Karnataka। इस रूलिंग की वजह से 9.94 लाख हेक्टेयर्स था जो डीम्ड फॉरेस्ट हो गया था। Forest Minister Anand Singh told the Assembly that the government would soon declassify 6.64 lakh hectares or 67% out of this and hand over the same to रेवेन्यू अथॉरिटीज़। तो इनका ये कहना है कि हम ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर देंगे डी नोटिफाई करके। इन द रिमेनिंग 3.30 लाख हेक्टेयर्स एज वेल। तो 9.94 में से उसके बाद जो इतना बचेगा 3.30, तो इफ़ देयर आर हाउसेज ऑफ विलेजेस इन अबाउट 200 एकर्स ऑफ ए सर्वे नंबर वी विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डी नोटिफाइंग। इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि इसको भी डी नोटिफाई कर दिया जाए। अब डीम्ड फॉरेस्ट होता क्या? अ डीम्ड फॉरेस्ट फिट्स डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए फॉरेस्ट। ये जो भी डिक्शनरी मीनिंग जो भी फॉरेस्ट का होता है सेम ही होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। अमिट्स क्लेम्स दैट द मूव हिट फार्मर्स। ये माना जा रहा है कि इसको डीम्ड फॉरेस्ट बनाने के बाद फार्मर्स हिट हुए हैं, लार्ज ट्रैक्ट्स माइनिंग के लिए अब नहीं जा पा रहे हैं। द स्टेट हैज़ बीन आर्ग्यूइंग दैट द क्लासिफिकेशन वाज डन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट्स नीड ऑफ द पीपल। तो ये स्टेट का मानना है कि इसको डीम्ड फॉरेस्ट क्लासीफाई तो कर दिया पर इससे फार्मर्स को नुकसान हो रहा, माइनिंग एक्टिविटीज़ को नुकसान हो रहा है, तो इसमें लोगों की नीड्स का नहीं ध्यान रखा गया और इससे बस डी नोटिफाई कर दिया गया। तो इनकी गवर्नमेंट चाहती है कि इससे वापस से इसे डी नोटिफाई कर दे डीम्ड फॉरेस्ट को। तो अब कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई है। तो ये वाली तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। In other words, these are thickly wooded areas recommended to be taken over by the government for preservation as forest but not notified। Deemed forest वो होते हैं जो कि thickly wooded areas होते हैं जो कि गवर्नमेंट ले सकती है for the preservation as forest but not notified, पर उन्हें भी नोटिफाई नहीं किया जाता है। पीपल्स जो भी हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी वेस्टर्न घाट से, उन्होंने भी बोला था कि इनका रीक्लासिफिकेशन करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स इसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो अब ये तो बाद नहीं पता चलेगा कि इनको कर पाएंगे डी नोटिफाई एंड डीम्ड फॉरेस्ट को या नहीं कर पाएंगे बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इसको एनफोर्स करती है। अभी आर्टिकल आया कि पोल्यूशन को कैसे एंड किया जाए, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है मेंस में भी कि कैसे पोल्यूशन को एंड किया जाए। एवरी ईयर एज एयर पोल्यूशन स्पाइक्स इन नॉर्दर्न इंडिया अराउंड दिवाली द मीडिया इज फुल ऑफ इट। Various arms of the government and judiciary take notice and announce a flurry of activities. By February, the media attention disappears. It seems that nothing is achieved. Pollution gets worse every year and is not a solvable problem। तो हर साल जब दिवाली आती है तो इसमें क्रैकर्स की वजह से पोल्यूशन स्पाइक हो जाता है, स्टबल बढ़ने की वजह से पोल्यूशन स्पाइक हो जाता है। तब तो मीडिया में इसी की बातें चलती रहती हैं। पर धीरे धीरे फरवरी तक जब ये खत्म हो जाता तो मीडिया का अटेंशन भी डिसअपियर हो जाता और हर साल हम फिर से सेम प्रॉब्लम से डील कर रहे होते पोल्यूशन की। अब ऑथर का कहना है कि कुछ प्रोग्रेस तो हुई है पब्लिक और मीडिया अटेंशन की वजह से और गवर्नमेंट एक्शंस की वजह से, पर ये जो प्रोग्रेस हुई है ये इनफ नहीं है।
पोल्यूशन सॉल्वेबल प्रॉब्लम है ऑथर का कहना है, लेकिन ये आप इमरजेंसी बेसिस पे नहीं सॉल्व कर सकते, जैसे बैन कर दिए क्रैकर्स को और बैन लगा दिया इंडस्ट्रीज़ पे, अचानक से रोक दी, ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी डेल्ट विद फर्मली एंड ग्रेजुअली, इसे धीरे धीरे और फर्मली ही इसके साथ डील कर सकते हैं। इफ़ दिस इज़ डन इट कैन बी ब्रॉट डाउन टू डेवलप्ड कंट्री लेवल्स विद इन अ फ्यू ईयर्स। अगर हम उसको फर्मली और ग्रेजुअली इसके साथ डील करेंगे तो हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में पोल्यूशन का लेवल है वहाँ तक तो ले ही आएंगे। वाई ग्रेजुअली, अब ऑथर ने क्वेश्चन पूछा कि ग्रेजुअली ही क्यों करना चाहिए, बिकॉज देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड इट वुड बी प्रोहिबिटिवली कॉस्टली टू स्टॉप देम और इवन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देम ऑल एट वंस। क्योंकि पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं और हम एक साथ सब पे रोक लगा दें तो ऐसे करने से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन तो वैसे भी ट्रिगर्ड हो चुका है पैंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन्स की वजह से। Although crop burning and fireworks grab attention at this time of year, they are seasonal phenomena। ऑथर का कहना है कि जो हम क्रॉप बर्निंग और फायर वर्क पे लगाते हैं कि क्रैकर्स की वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता है, तो ये सिर्फ सीजनल फिनोमेना, इसकी वजह से ही साल भर पोल्यूशन नहीं रहता है। द पोल्यूशन ड्यूरिंग द एंटायर विंटर एंड द lower but still deadly levels that persist through the summer are due to less seasonal sources। इसके अलावा विंटर में तो पोल्यूशन है, पर जो समर में भी होता है वो लेस सीजनल सोर्सेज की वजह से होता है। हमेशा पोल्यूशन डबल बर्निंग और फायर क्रैकर्स की वजह से तो नहीं रहता ना, लेकिन दिल्ली में तो पूरे टाइम पोल्यूशन रहता है। अकॉर्डिंग टू अ कॉम्प्रहेंसिव स्टडी बाय चंद्र वेंकटरमन ऑफ IIT मुंबई एंड अदर साइंटिस्ट, द बिगेस्ट नेशनली are cooking fires, coal-fired power plants, various industries, crop residue burning, construction, road dust। तो ऑथर का कहना है कि बहुत सारे सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, उसमें से कुछ सोर्सेज हैं कुकिंग फायर्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, वेरियस इंडस्ट्रीज, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पोल्यूशन के। व्हीकल्स फर्दर डाउन ऑन द लिस्ट, और व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है वो नीचे ही, सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वो कुकिंग फायर से होता है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो एयर में चले जाते हैं और उसके बाद वो डिफ्यूज़ हो जाता है, विंड्स उन्हें कैरी करती है, तो वो किचन में कुकिंग फायर्स की वजह से नहीं रहते, वो थ्रू आउट द कंट्री पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है? कुकिंग फायर्स की वजह से। डीलिंग विद ऑल दीज सोर्सेज विल रिक्वायर अ ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज विद न्यू टेक्नोलॉजीज। तो हम इससे कैसे डील कर सकते हैं? हमारी जो रिप्लेसमेंट हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ करें। जो स्मोकी फायरवुड होती है, जो डंग और क्रॉप रेसिड्यूज़ होता है, जो कि हम किचन में बर्न करते हैं ऑल ओवर रूरल इंडिया, जो भी गांव में ऐसा बर्न करके खाना वाना बनाया जाता है, और जो सम अर्बन स्लम्स मस्ट बी रिप्लेस्ड विद LPG, तो इनको हमें LPG से रिप्लेस करना चाहिए, या तो इंडक्शन स्टोव से रिप्लेस करना चाहिए, या अदर इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंस से रिप्लेस करना चाहिए। ओल्ड कोल पावर प्लांट्स मस्ट बी क्लोज्ड एंड रिप्लेस्ड विद विंड एंड सोलर पावर एंड बैटरीज और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज। तो ऑथर का कहना है जो भी ओल्ड कोल पावर प्लांट्स हैं उनको क्लोज कर देना चाहिए, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए विंड और सोलर पावर से, या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज से। एंड वाइल न्यूअर प्लांट्स मस्ट इंस्टॉल न्यू पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, और जो भी हम न्यूअर प्लांट्स लगाएं उसके अंदर न्यू पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी लगाएं। कोई भी कोयल फायर पावर प्लांट्स अब नहीं लगाना चाहिए, इससे अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, क्योंकि रिन्यूएबल चीपर भी होती है, और कोल वैसे भी इस जनरेशन के लिए ऑब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब अब नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है। Other industries that use coal will have to be gradually switch over to cleaner fuel sources such as gas or hydrogen, while becoming more energy efficient at the same time. Farmers will have to switch crops or adopt alternative methods of residue management। फार्मर्स को भी अपने क्रॉप स्विच करने चाहिए, मतलब राइस है उसकी वजह से स्टबल होता है, वैसे क्रॉप्स नहीं उगा के कोई और क्रॉप्स उगाने की कोशिश करनी चाहिए, और रेसिड्यू मैनेजमेंट के साथ डील करने की। जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनको हमें को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर देना चाहिए। द प्रॉब्लम इज दैट इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑल्दो ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर द कंट्री एज अ होल, आर ऑफर नॉट प्राइवेटली प्रॉफिटेबल एट प्रेजेंट। तो ऑथर का कहना है कि अगर जैसे डीजल उनको करने से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, और एज अ पर्सन इंसान को या फिर किसी कंपनी को नहीं लगता है उसके लिए प्रॉफिटेबल है। नेशनल इंटरेस्ट में तो प्रॉफिटेबल है, पर इतना दूर का कोई सोचता नहीं है, वो तो बस बिजनेसमैन या फार्मर्स होते हैं, वो तब की अपने लेवल तक ही सोचते हैं, इंडिविजुअल लेवल तक, कि उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए वो इन पर स्विच नहीं करेंगे। तो ऑथर का कहना है कि वो इन पर स्विच नहीं करेंगे, पर ये गवर्नमेंट के लिए ईजी है इन पर स्विच कराना। कैसे? कि गवर्नमेंट जो टैक्स पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ उन पर टैक्स लगा दे, और जो क्लीन इन्वेस्टमेंट्स है उसको सब्सिडाइज कर दे, तो गवर्नमेंट ही करवा सकती है, पर इंसान एट द इंडिविजुअल लेवल ये कभी नहीं करेगा जो उसको फ़ायदा ना करे। Our existing laws do not allow the central and state pollution boards to levy pollution fee or cess based on pollution emissions। जो हमारे existing laws है वो हमें अलाउ नहीं करते हैं, कि सरकार को अलाउ नहीं करते हैं कि वो pollution fee लगाए या फिर सेस लगाए इस बात पे कि आप कितना pollution emit कर रहे हैं। इंस्टेड वो बस रेगुलेशंस लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को क्लोज डाउन कर सकते हैं, पर ऑथर का कहना है कि इंडस्ट्रीज़ को क्लोज डाउन करना एक खुद में बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है, इसलिए कभी होता नहीं और पॉल्यूशन चलता रहता है। जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है इस मामले में डील करने के पोल्यूशन के, लेकिन उसके पास साइंटिफिक और टेक्निकल कॉम्पिटेंस ही नहीं है। इट डज़ नॉट इवन द
even the few scientific and technical staff available to our underfunded pollution control boards. जो हमारे pollution control board है, state pollution control board, उसके पास भी बहुत underfunded staff है. It has no capacity to conduct pollution monitoring or scientific studies or even evaluate the results. तो इसके पास ना ही scientific studies conduct करने के लिए ना ही results को evaluate करने के लिए staff है, requisite staff है. It tends to act only during crisis and focus on past mistakes rather than planning to prevent new ones. तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का भी यही मेन मोटिव रहता है कि क्राइसिस के टाइम पे हम अपनी पास्ट मिस्टेक्स को सही करें. वो ये नहीं सोचते हैं आगे जो मिस्टेक्स हो रही है उनको प्रिवेंट करें. वन ग्रेट एडवांटेज ऑफ हैविंग ए रेगुलेटरी एजेंसी, एक एडवांटेज हो सकता है जैसे कि हमारे पास रेगुलेटरी एजेंसीज है, ईपीसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वगैरह, दैट कैन लिवाई पोल्यूशन फी और सेस. ये पोल्यूशन फी और सेस लगा सकते हैं. तो अब इनके लिए क्या करना चाहिए, पोल्यूशन फी हम स्मॉल से स्टार्ट कर सकते हैं और ये ईपीए बोल देगी हम हर साल थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ाएंगे. तो बिजनेस को भी टाइम दे देंगे एडजस्ट करने के लिए कि वो प्रॉफिटेबल माने कि नॉन पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, कि उनको भी एक एडवांटेज लगेगा, ठीक है हम नॉन पोल्यूटिंग में करेंगे तो हमें ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा. फीस शुड बी लेवाइड वेयर द प्रोडक्शन चेंज इज मोस्ट कंसनट्रेटेड. अब हम एक एक इंसान को तो पकड़ के उससे पोल्यूशन पे वो नहीं ले सकते हैं ना फीस. तो ऑथर का कहना है कि हमें फ़ी कहाँ पर लगानी चाहिए, फ़ी ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन रिफाइनरीज, रिफाइनरी में जहाँ पे प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है. रीफंडेड इफ प्लास्टिक इज़ रिकवर्ड, अगर प्लास्टिक वो रिकवर्ड हो गया, रिसाइकिल हो गया, तो वो जो अपने फ़ी लिए वो सब वो वापस कर दो, वरना फिर मत करो वापस. तो सिंस इट इज़ वेरी कॉस्टली टू मॉनिटर स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, अब हम एक एक को तो नहीं कर सकते मॉनिटर. अ फी ऑन फ्लाई ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड emitted by coal power plants and a fee on coal use to cover small coal users whom it is not cost effective to monitor individually, a fee on diesel at refineries. तो ऑथर का ये कहना है जो जहाँ पे कंसनट्रेटेड है सारी एक्टिविटीज़, अब वहाँ पर लगाओ फ़ी, जैसे कि डीजल रिफाइनरीज पे लगाओ, जहाँ पे प्लास्टिक बन रही है वहाँ पे लगाओ, क्योंकि इंडिविजुअल को मॉनिटर करना बहुत ही डिफिकल्ट है. इसके लिए क्या करो, इसके लिए ईपीए को कुछ इंडिपेंडेंस दो, जैसे कि उसका हेड अपॉइंट कर दो 5 साल के लिए, वो रिमूव हो सकता है बस इम्पीचमेंट के लिए, वो किसी के विम्स और फैंसेस पे काम ना करे, वो अपने जो भी उसको अथॉरिटी दी गई उसके अंडर रह के काम करे, इंडिपेंडेंस में काम करे. अ गारंटेड बजट फंडेड बाय ए small percentage tax on all industries and autonomy to hire staff and to set pollution fees after justification through scientific studies. कि ईपीए के पास इतना रिक्विजिट स्टाफ हो कि वो अपनी पहले साइंटिफिक स्टडी करे, फिर इवेलुएट करे, उसके हिसाब से बताए देखो मैं इतना पोल्यूशन फी लगा रहा हूँ. Otherwise, its announcement of a gradually rising pollution fee will not be believed and won't spur investment in new clean technologies. अगर ये बिना साइंटिफिक इवैल्यूएशन के कोई भी ऐसी फीस लगा देगा तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा और फिर जो कंपनीज है वो न्यू क्लीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट भी नहीं करेंगी. The revenue from the fee should be paid to the government that can use it any way it likes, perhaps by paying it out to affected industries so that they can upgrade their technologies. तो ये जो फीस कलेक्ट कर रही है ईपीए, ये अल्टीमेटली जाके गवर्नमेंट को दे दो और गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज़ को पे करें ताकि ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड कर सकें. मतलब वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली गवर्नमेंट को मिल जाए और गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को दे दे अपनी टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करने के लिए. तो इसके लिए ईपीए इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मेजर अट्रैक्शन क्या हो सकता है इंडिपेंडेंट ईपीए का, जो पॉलिटिशियंस पावर में उनको भी ब्लेम नहीं होगा कि ये पोल्यूशन फी लगा रहे हैं क्योंकि ये तो ईपीए कर रही है ना. अ सेकंड मेजर अट्रैक्शन इज दैट पोल्यूशन फीस रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और जो ये गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा जो गवर्नमेंट अल्टीमेटली यूज़ कर सकती है क्लीनर फ्यूल के लिए. इफ द लॉ एस्टैब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट ईपीए इज रिटन टू रिक्वायर दैट चेंजेस टू पोल्यूशन फीस एंड रेगुलेशंस मस्ट बी पब्लिश्ड इन एडवांस एंड कांट इन्वॉल्व अब्रप्ट चेंजेस, देन nasty surprises are avoided and industry opposition will be muted. तो हम ईपीए को इंडिपेंडेंट बना ले, उसके रूल्स और रेगुलेशंस पहले से एकदम साफ साफ बता दें, ये रूल्स है ये रेगुलेशंस, कोई भी अब्रप्ट चेंजेस ना करें, तो इंडस्ट्री की पोजीशन भी म्यूट हो जाएगी और वो ऐसे नहीं बोलेगी कि ये ऐसे कुछ भी लगा दिया अब्रप्ट चेंजेस कर दिए. तो ये नहीं होना चाहिए. जो पीएम की उज्ज्वला योजना है उसने एलपीजी एक्सेस बढ़ाई है जिसके कारण कुकिंग फायर्स कम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत दूर तक हमें जाना. हमने बहुत इस पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए. पीएम उज्ज्वला योजना लेकर आए हैं, हम सीधे BS6 पर चले गए, BS6 रेगुलेशन जिससे हमें वेहिकुलर पोल्यूशन कम किया है. हमें और भी इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए ताकि हम इन सक्सेसेस को मल्टीप्लाई कर सकें. अब वो पोल्यूशन प्रॉब्लम जो हमारी पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ी है, तो एक दिन में तो हम इसे समाप्त नहीं कर पाएंगे, हमें इसे कम भी धीरे धीरे करके ही करना पड़ेगा, फॉर्मली और ग्रेजुअली. और इसके लिए ईपीए को इंडिपेंडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम पोल्यूशन को श्रिंक कर सकते हैं. तो ये आर्टिकल था पोल्यूशन पे. अब नेक्स्ट आर्टिकल है ओनली विलिंग कंसेंट. अब हम इसमें ऑथर ने हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स बताए हैं. द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ रिलाइड ऑन इन्फरेंसेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन लिली थॉमस विच इज़ अ क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सरला मुद्दल, be it the Thomas case or the Mudgal case. The issue was of Hindu married men committing bigamy to avail a second marriage without dissolving the first just by converting from Hinduism to Islam.
तो ऑथर का कहना है दोनों केसेस थॉमस और सरला मुदगल के केस में ये था कि हिंदू मैरिज वैगैमिक कमिट कर रहा था, कैसे अपना रिलीजन बदल के इस्लाम में कन्वर्ट होके। बोथ जजमेंट्स, तो दोनों जजमेंट में क्या बोला कि जो सेकंड मैरिज की है हिंदू हस्बैंड ने अपने इस्लाम में कन्वर्ट करके, वुड नॉट बी वैलिड, इसे वैलिड नहीं माना जाएगा इन व्यू ऑफ द सेक्शन ऑफ 494 ऑफ द IPC। The court clarified that the marriage solemnized as a Hindu marriage can't be terminated by one spouse converting to another religion। तो इन दोनों केसेस में क्या बोला था, जैसे कोई हिंदू आदमी है, उसने अपनी दूसरी शादी कर ली, इस्लाम में कन्वर्ट होकर, तो ये शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि जो उसकी पहली शादी हुई है वो हिंदू मैरिज रिचुअल के हिसाब से सोलेमनाइज हुई है। तो एक स्पाउस के दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने से वो वाली मैरिज टर्मिनेट नहीं हो सकती, तो फिर दूसरी शादी जो होगी वो इनवैलिड होगी। और क्या बोला ऑथर ने बोला कि द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ गारंटी अंडर आर्टिकल 21। राइट टू मैरी ऑफ वंस चॉइस ये गारंटी होती है अंडर आर्टिकल 21। ये क्वेश्चन भी आया था शायद 2 साल पहले प्रीलिम्स में। एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, द प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन ऑफ वन चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन आर गारंटेड अंडर आर्टिकल 25। तो 25 में ये भी है कि आप चाहो तो कोई भी रिलीजन अपने चॉइस का प्रोपेगेट करो, प्रैक्टिस करो, चाहो तो कोई भी रिलीजन नहीं भी आप इंक्लूड करो। वन सेट ऑफ राइट्स कांट इनवैलिडेट द अदर। तो ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 21 आर्टिकल 25 के ऊपर ओवर पावर करता, नहीं, सारे सेट्स ऑफ राइट्स एक दूसरे को वैलिड ही करते हैं, वो सब्जेक्ट टू अदर राइट्स होता है। तो ये एक आर्टिकल था। यहाँ पे रेनिंग इन द बिग 5, तो जो भी एंटी ट्रस्ट ट्रायल्स चल रहे हैं, जो भी जायंट टेक कंपनीज हैं, तो उन पर ऑथर का आर्टिकल। तो जैसे गूगल है, गूगल अपनी मार्केट की डोमिनेंट पोजीशन को कैसे यूज़ करता है, तो ऑथर का कहना है कि पहले माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी ऐसे ही केस हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी डोमिनेंट पोजीशन को कैसे यूज़ करा, अब सेम वो गूगल पे आ रहा है। द चार्जेस अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट देन एंड गूगल टुडे आर डिसर्टेनली सिमिलर। द यूज ऑफ मोनोपोली पावर टू एक्सक्लूड पोटेंशियल राइवल्स फ्रॉम गेनिंग अ फुटहोल्ड इन द मार्केट, ऑल्सो नोन इन कॉम्पिटिशन लॉ एज एक्सक्लूशनरी कंडक्ट। तो ये जो करते हैं इनके लिए एक टर्म होता है एक्सक्लूशनरी कंडक्ट। ये पहले माइक्रोसॉफ्ट करता था, अब ये गूगल में हम देख रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को भी इसका गिल्टी पाया गया था। तो गूगल एलिट्स द DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक्सरसाइजेज एक्सक्लूजन बाई पेइंग डिवाइस मैन्युफैक्चरर। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पाया है जो गूगल है वो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को पे करता है, जैसे कि एप्पल वगैरह को, और उनको बोलता है कि उनका ही सर्च इंजन डिवाइस पे इंस्टॉल करके दो। जैसे आप एप्पल का फ़ोन लोगे तो उसमें गूगल का ही सर्च इंजन होगा, देयर बाई सीमेंटिंग इट्स मोनोपोली। तो इससे अपनी मोनोपोली को और मजबूत बना रहा है। इससे क्या होता है, मार्केट शेयर इन एक्सेस ऑफ 90%, जो 90% शेयर है मार्केट में वो गूगल ने कैप्चर कर रखा है, जैसे कि ये गूगल क्रोम, इन सब से। गूगल स्कॉलर्स अपन दैट फॉर अस रेफर्स टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ लीजियंस ऑफ zealous devotees and packs of intense detractors will recall that 2 years ago the European Commission had fined Google a record $5 billion for abusing its market power। यूरोपियन कमीशन ने भी इसके ऊपर $5 बिलियन का फाइन लगाया था कि अपनी मार्केट पावर को यूज़ कर रहा है। द EC क्लेम दैट गूगल अब्यूज द ओनरशिप ऑफ इट्स एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टू री इन्फोर्स डोमिनेंस इन सर्च। वही सर्च इंजन गूगल का इंस्टॉल करो, स्पेसिफिकली गूगल फोर्स्ड एंड्रॉइड हैंडसेट एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरर्स टू प्री इंस्टॉल द गूगल सर्च ऐप एंड इट्स ओन वेब ब्राउजर। क्रोम को इंस्टॉल करो, प्ले ऐप स्टोर से कोई भी आपको ऐप एक्सेस करना है। द EC ऑल्सो फाउंड गूगल गिल्टी ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू लार्ज मैन्युफैक्चरर्स एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स दैट एग्रीड टू एक्सक्लूसिवली प्री इंस्टॉल द गूगल सर्च ऐप ऑन द डिवाइसेस। जैसे अभी आया कि गूगल एप्पल को पे करता है कि एप्पल के सारे फोन्स में गूगल का ही सर्च इंजन हो। Has the DOJ come to the party 2 years too late or was Google's monopoly conduct limited to markets outside the US until now? तो जैसे ऑथर ने बोला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यूएस का, उसको इतना टाइम क्यों लग गया, जबकि EC ने तो यूरोपियन कमीशन ने तो 2 साल पहले ये फाइन लगा दिया था। तो ऑथर ने तो इसमें 2 तर्क रखे हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी बस आपको ये याद रखना चाहिए कि एक्सक्लूशनरी प्रिंसिपल से कैसे ये कॉम्पिटिशन बाहर होता है मार्केट का और मोनोपोली इस्टेब्लिश करते हैं ये जो बिग टेक जायंट्स हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ है, इजराइल एडवांसेस प्लान्स इन सेंसिटिव ईस्ट जेरूसलम सेटलमेंट। तो इजराइल ने हाउसेस बनाना शुरू कर दिया, तो उससे पैलेस्टीन्स की जो आखिरी वो थी कि हमें ये ज़मीन मिल जाएगी, तो वो भी जाती हुई दिख रही है। बिल्डिंग मोर इजरायली सेटलमेंट्स इन ईस्ट जेरूसलम इज़ अ मेजर ब्लो टू द ऑलरेडी dwindling होप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट। तो जो पैलेस्टीनियन स्टेट बनने वाला था, जो उनको होप थी कि हम यहाँ पे तो पैलेस्टीन स्टेट बना लेंगे ईस्ट जेरूसलम में, तो वहाँ पर भी मोर इजरायली सेटलमेंट्स बन रहे हैं, जो कि उनकी होप्स थी उनको और ड्विंडल कर रहा है। ईस्ट जेरूसलम इज पार्ट ऑफ द एरिया दैट पैलेस्टीन्स होप वुड मेक अप देयर फ्यूचर स्टेट।
पैलेस्टीनियंस मानते हैं कि जो ईस्ट जेरूसलेम है वो बाद में इनका फ्यूचर स्टेट बन जाता है, पैलेस्टीन का बन जाता है. डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इजराइल हैज़ गॉन फॉरवर्ड विद प्लान्स टू बिल्ड मोर सेटलमेंट्स इन एरियाज सच एज ईस्ट जेरूसलेम एंड द वेस्ट बैंक विद टैकेट सपोर्ट फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस. लेकिन हम देख रहे हैं इसराइल उसके बाद भी अपने प्लान्स के साथ आगे जा रहा हो. ईस्ट जेरूसलेम और वेस्ट बैंक में वो इसराइली सेटलमेंट्स और बना रहा है. हम ये न्यूज़ देख लेते हैं. सेटलमेंट वॉचडॉग ग्रुप सेट संडे इजराइल इज मूविंग अहेड विद न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ होम्स इन अ स्ट्रैटेजिक ईस्ट जेरूसलेम सेटलमेंट दैट थ्रेटन्स टू कट ऑफ पार्ट्स ऑफ द सिटी क्लेम्ड बाय पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द वेस्ट बैंक. तो पैलेस्टीनियन जिस एरिया पे क्लेम करते हैं वो उनका है, वहाँ पे धीरे धीरे इसराइल कैप्चर कर रहा है, वहाँ पे अपने सेटलमेंट्स बना रहा है. The Palestinians, along with critics of Israel settlements policy, say construction in the Givat Hamatos settlement would seal off the Palestinian city of Bethlehem and the southern West Bank from East Jerusalem, further cutting off access for the Palestinians to that part of the city. तो अब यहाँ पे settlements वैसे भी बन जाएंगे तो Palestinians अब उस part of the city में भी नहीं जा पाएंगे इसराइल के. तो ये अब नेक्स्ट है आसियान चाइना 4 अदर कंट्रीज इंक RCEP वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट. तो हम पहले देख लेते हैं RCEP है क्या. रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक ट्रेड डील है जो कि नेगोशिएट की गई थी 16 कंट्रीज़ के बीच में. इसमें से 10 कंट्रीज़ तो आसियान वाले हैं जो कि ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम. इसके अलावा और 6 कंट्रीज़ थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड. पर इंडिया ने इसे बैकआउट कर लिया. क्यों? द RCEP इज़ बिल्ट टू बी द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट. इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को अकाउंट करते हैं. उसके अलावा क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स और 30% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस GDP. तो 30% ऑफ द GDP, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स. अब इंडिया ने क्यों विड्रॉ किया? पहला रीज़न तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. वैसे तो पोस्ट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे साउथ कोरियन, आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड बढ़ा है, पर इंपोर्ट ज़्यादा बढ़े और एक्सपोर्ट्स कम हुए. मतलब उन कंट्रीज़ से हमारे यहाँ ज़्यादा सामान है पर हमने कम भेजा है उनके कंट्रीज़ में. एक पेपर पब्लिश किया था नीति आयोग ने. उसके अकॉर्डिंग इंडिया का बाईलेटरल ट्रेड डेफिसिट इन ज़्यादातर कंट्रीज से RCEP के. और हमें ये डर था कि चाइनीज़ गुड यहाँ पे डंप हो जाएंगे. इंडिया ने ऑलरेडी सारे FTA साइन कर रखे हैं इन RCEP कंट्रीज़ के साथ एक्सेप्ट चाइना. ये इंडिया के लिए मेजर कंसर्न था कि चीपर प्रोडक्ट्स चाइना से आएंगे और वो इंडियन मार्केट को फ्लड कर देंगे और फिर हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे. इंडिया चाहता था एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म हो पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. इन ऑर्डर टू डील विद द इमीनेंट राइज इन इम्पोर्ट्स, इंडिया हैड बीन सीकिंग एन ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म कि अगर बहुत ज़्यादा सर्ज इन इम्पोर्ट्स हो जाए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स होते हैं तो हम उसे रोक सकें. तो इसके लिए माना नहीं था उस नेगोशिएशन में, इसलिए हम इससे बाहर आ गए. ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म वुड हैव अलाउड इंडिया टू रेज टैरिफ ऑन प्रोडक्ट्स एंड इंस्टांसेस वेयर इम्पोर्ट्स क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड. इंडिया का मानना था अगर इम्पोर्ट एक थ्रेशोल्ड को पार कर दे तो हम उसके बाद टैरिफ बढ़ा सके, लेकिन वो भी नहीं माना गया. हाउएवर अदर कंट्रीज इन द RCEP वर अगेंस्ट द प्रपोजल. प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री. इंडिया चाहता था वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे. इंडिया हैड ऑल्सो रिपोर्टेडली एक्सप्रेस्ड एप्रीहेंशंस ऑन लोअरिंग एंड एलिमिनेटिंग टैरिफ्स ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक डेयरी, स्टील एट्सेट्रा. इंडिया ने एप्रीहेंशन जताया था, डर जताया था कि अगर हम टैरिफ एलिमिनेट करेंगे डेयरी और स्टील में तो हमारे शायद सेक्टर्स कॉम्पीट ना कर पाएँ. फॉर इंस्टांस द डेयरी इंडस्ट्री वॉज एक्सपेक्टेड टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की डेयरी इंडस्ट्री है वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन मिलता है और शायद हमारे जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स है वो कॉम्पीट नहीं कर पाते. लोकल कॉम्पिटिटर्स है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते. इंडिया का एवरेज बाउंड टैरिफ जो डेयरी प्रोडक्ट्स का है वो 35% है. RCEP ने बाइंड किया था कि आपको इनको नेक्स्ट 15 ईयर्स में ज़ीरो करना है, तो इससे दिक्कत आ रही थी. और एक कंसेंसस भी नहीं हुआ था रूल्स ऑफ ओरिजिन पे. जैसे इंडिया कंसर्न था कि रूल्स ऑफ ओरिजिन से पॉसिबल सर्कमवेंशन हो सकता है. फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मलेशिया में बिकी पर वो मलेशिया से फिर वो नेपाल खरीद रहा है और नेपाल उस चीज़ को हमारे यहाँ बेच रहा है, तो रूल्स ऑफ ओरिजिन पे चाहता था कि इंडिया की साफ साफ बताया जाए कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. रूल्स ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट. करंट प्रोविजंस इन द डील रिपोर्टेडली डू नॉट प्रिवेंट कंट्रीज फ्रॉम राउटिंग. मतलब जैसे नेपाल ने मलेशिया से खरीदा और नेपाल फिर हमें बेच रहा, तो ये चीज़ RCEP नहीं रोक रहा था. 2 अदर कंट्रीज प्रोडक्ट्स ऑन विच इंडिया वुड मेंटेन हायर टैरिफ. तो ये सारे इशूज़ है, इसकी वजह से हमने इससे विड्रॉल कर लिया, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन लोग ने इसको साइन कर ली. तो अब RCEP के मेंबर्स का कहना है कि इंडिया ने भले ही इसका मेंबर नहीं है पर इंडिया चाहे तो ऑब्जर्वर बन सकता है और वो सारी मीटिंग्स में आ भी सकता है. इंडिया एज एन ओरिजिनल नेगोशिएटिंग पार्टिसिपेंट ऑफ द RCEP हैज़ द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग द एग्रीमेंट विदाउट हैविंग टू वेट 18 months इज स्टिपुलेटेड फॉर न्यू मेंबर्स इन द टर्म्स ऑफ द मेगा ट्रेड पैक्ट. तो किसी भी नए मेंबर्स को आना होगा तो उसे 18 महीने का वेट करना होगा, पर इंडिया को ऐसे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं. इंडिया को कभी भी साइन करना हो तो वो आ सकता है. RCEP signatory states said that they plan to commence negotiations with India once it submits a request of its intention to join the pact in writing, and it may participate in meetings as an observer prior to its accession.
इंडिया इन्वॉल्व था आरसीपी नेगोशिएशन में 2013 से, लेकिन अभी वो वॉकआउट कर गया था लास्ट ईयर, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे जो कि मैंने आपको इश्यूज़ बता दिए कि चाइना से डंपिंग हो सकती थी प्रोडक्ट्स की, हमारे यहाँ चीप प्रोडक्ट्स आ सकते थे, ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं माना गया, रूल्स ऑफ ओरिजिन नहीं माने गए, तो ये सारे इश्यूज़ थे, उसकी वजह से इंडिया ने बैकआउट कर लिया। अब ड्राफ्ट रूल्स हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो हम देख लेते हैं उस रूल्स में क्या क्या है। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल में ये 9 सोशल सिक्योरिटीज़ लॉ को रिप्लेस करेगा, जो कि है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट एमंग अदर्स। कोड क्या करेगा, ये यूनिवर्सलाइज करेगा सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू दोज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो सोशल सिक्योरिटी फॉर्मल वर्कर्स को मिलती थी, अब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर को भी मिलेगी, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग वर्कर्स एक्चुअली फ्रीलांस वाले होते हैं, जैसे कि जोमेटो वगैरह, जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ वगैरह। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू एग्रीकल्चरल वर्कर्स ऑल्सो। अब एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए भी एक्सटेंड होंगे। दिस कोड ऑल्सो रिड्यूसेस द टाइम लिमिट फॉर रिसीविंग ग्रेचुटी पेमेंट। जो ग्रेचुटी पेमेंट का है उसका टाइम रिड्यूस करके 1 ईयर कर दिया गया है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, मे बी वो फिक्स टर्म हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, मंथली वेज हो। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, पहली बात ये इन 9 लॉज को मिला के एक मिला दिया गया है सोशल सिक्योरिटी लॉज में। दूसरे एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और लास्ट ग्रेचुटी पेमेंट के लिए टाइम रिड्यूस कर दिया गया है, अब उसको 1 साल तक कर दिया गया। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।